हेलो लर्नर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लैनेट में। और आज हम दिसंबर 2004 पेपर 1 डिस्कस करेंगे। इसके टीचिंग और जो रिसर्च है उसके रिलेटेड 10 MCQ हम इस वीडियो में लेंगे। बाकी के क्वेश्चन आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कशन मेथड कब यूज़ किया जाता है? जब आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ईजी हो, या कुछ मॉडरेट लेवल का डिफ़िकल्ट हो। ऑप्शन डी बोलते हैं ऑल ऑफ द सभी के सब में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ हम पहले जान लेते हैं जो बहुत सारे मेथड्स होते हैं टीचिंग के, वो कौन कौन से होते हैं। ब्रॉडली टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं, कुछ होते हैं जो हमारी कंटेंट फोकस मेथड होते हैं, कुछ इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड होते हैं। जो इंस्ट्रक्शनल मेथड होती हैं जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्टर अपने पीपल या लर्नर को कुछ इंस्ट्रक्ट देता है, वो मेथड जनरली है लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, स्टडी असाइनमेंट मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, सेमिनार मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और एक होता है आपका बस ग्रुप, रोल प्ले, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है। ए मैथड इन विच ग्रुप डिस्कशन, आप मैथड में डिस्कस करते हो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, एंड टेक्निक टीच यूज टू रीच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, आप उस ऑब्जेक्ट पे पहुंचने की कोशिश करते हो। आप अलग अलग आइडियाज़ देते हो। कब कब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं? जब हमें कुछ इमेजिनेटिव सोल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का, टू स्टिमुलेट थिंकिंग, आप अपनी थिंकिंग पे कुछ स्टिमुला देते हो, एंड इंटरेस्ट टू सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, उनको डिस्कशन का मौका देते हो ताकि स्टूडेंट उस पर पार्टिसिपेट करें, वो इन्वॉल्व हो सके उस लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में। तीसरा यूज़ है जब आपको एम्फासिस करना हो किसी टीचिंग मेन पॉइंट पे, ताकि जब वो उस चीज़ के बारे में सोचेगा तो वो उसको थिंक कर पाएगा, उसको जनरलाइज कर पाएगा, उस पॉइंट को समझ पाएगा। जब आपको सप्लीमेंट करना हो किसी मैथड, लेक्चर, रीडिंग या लेबोरेटरी को, तो आप डिस्कशन कर सकते हो उस टॉपिक पे। या फिर आपको जब डिटरमाइन करना हो कि स्टूडेंट कैसे उस कंसेप्ट को समझे, कैसे उस प्रिंसिपल को समझे, कैसे उन्हें समझाया जाए, तो आप डिस्कशन यूज़ कर सकते हो। प्रिपेयर स्टूडेंट एप्लीकेशन, आप उसको बताओ कि कैसे ये थ्योरी प्रैक्टिकल रूप लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकती है, उसके लिए डिस्कशन किया जा सकता है। और जब कोई समरी या क्लैरिफाइड पॉइंट या किसी चीज़ पे रिव्यू चाहिए, तो भी आप डिस्कशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। डिस्कशन मेथड की हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ाना है, स्टूडेंट की एक्सेप्टेंस, कमिटेंस बढ़ानी है, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़े, ऐसे में यूज़ किया जा सकता है। आप रिज़ल्ट को परमानेंट लर्निंग बनाना चाहते हो, आपका मतलब सिर्फ मार्क्स स्कोरिंग से नहीं, बल्कि जो वो सीख रहा है वो लॉन्ग लाइफ उसके साथ चले, इसलिए डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद सोचेगा तो उसको याद रहेगा। बिकॉज हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो खुद सोच रहा है, खुद पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसे सिचुएशन में। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको बहुत ही स्किल वाला इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एक डिस्कशन को हैंडल करने के लिए इंस्ट्रक्शन के जो इंस्ट्रक्टर है उसके पास अच्छे स्किल का होना ज़रूरी है, वरना ये डिस्कशन डिबेट में भी बदल सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है रिक्वायर प्रिपरेशन, ऐसे में स्टूडेंट को भी प्रिपेयर करके आना होता है कि किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जाने वाला है, ताकि वो अपनी आइडिया और एक बेसिक बिल्डिंग फाउंडेशन बना के आए उसके बारे में। लिमिटेड कंटेंट होता है। और चौथी जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है, और इसका जो रेस्ट साइज़ है ग्रुप का वो छोटा हो तभी बेहतर होता है। इस तरह हमने डिस्कशन मेथड के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जब आपको मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी हो किसी टॉपिक में, तो आप डिस्कशन कर सकते हो, यानी कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टीचिंग एड? सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एड क्या होता है। तो कैन बी एज अ बेसिक ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, ऑडियो एंड इक्वल equipment such as DVD player, video projector, and a commonly used tool for learning with a very effective output. Students tend to go involved when learning. टीचिंग एड का मतलब है जो भी आपकी लर्निंग को हेल्प अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो भी टूल टेक्निक एक टीचर के द्वारा यूज की जाती है उसे हम टीचिंग एड कहते हैं। जैसे कि वो ब्लैक बोर्ड हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड, वाइट बोर्ड,
डीवीडी, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है, ताकि उसके लर्नर की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको इन्हांस और इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। इसके लिए टीचिंग एड को यूज़ किया जाता है। जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड में अंदर हम ब्लैक बोर्ड यानी चौक बोर्ड, बुक्स और पीरियोडिकल को लेते हैं, जो टेबल या फिर जो आपको मैप वगैरह दिखाए जाते हैं वो सब। और दूसरा विजुअल एड्स के अंदर आप पिक्चर ले सकते हो, मैप, फिगर, चार्ट, पोस्टर, मॉड्यूल, बुलेटिन बोर्ड्स, फाइनल बोर्ड्स, ग्लोब, ग्राफ एंड एनी अदर जो ग्राफिकल चीज़ें हैं, डायग्राम वगैरह, कटआउट्स, कार्टून्स वगैरह, ये सब आपके विजुअल एड्स में आ जाते हैं। मैकेनिकल एड में हम ऑडियो, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टीचिंग मशीन ये सब लेते हैं। विजुअल में प्रोजेक्टर ले सकते हो जिससे आप स्लाइड शो दिखाते हो, एपिडिस्कोप ले सकते हो, फिल्म स्ट्रिप या मोशन पिक्चर्स जो कि मूवमेंट करती हुई पिक्चर्स है वो सब ले सकते हो। ऑडियो विजुअल में विजुअल और ऑडियो का मिक्सचर होता है जिसमें फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो, कैसेट्स एक्सेट्रा आती हैं। तो ये सब आपके विजुअल मटेरियल हो गए। इस तरह बहुत सारे आपके पास टीचिंग एड्स होते हैं जिससे आप अपने लर्नर की लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टीचिंग एड है। वर्किंग मॉडल ऑफ विल्ड मिल, 16 mm फाइल प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर। तो ये तीनों किसी न किसी कैटेगरी जो हमने डिस्कस की उसमें इन्वॉल्व होता है। ये सारे के सारे हमारे टीचिंग एड हैं, वो ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, मशीन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मेन एम क्या होता है? डेवलप करना केवल रीजनिंग, डेवलप करना केवल थिंकिंग, या थिंकिंग और रीजनिंग दोनों को डेवलप करना, या कुछ देना, इन्फॉर्मेशन देना। केवल इन्फॉर्मेशन देना टीचिंग का एम नहीं है। एक जो टीचर होता है उसका एम होता है स्टूडेंट का कम्प्लीटली उसका डेवलपमेंट, रीजनिंग और थिंकिंग दोनों तरह से तैयार करना उसे। तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द क्वालिटी ऑफ अ टीचर। टीचर की क्वालिटी कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है? बाय द अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास। क्या स्टूडेंट क्लास में कम है इससे टीचर की इफेक्टिवनेस पे कोई फ़र्क आएगा? नहीं। बाय द पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, तो ये भी टीचर की क्वालिटी को नहीं बताएगा। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क बाय स्टूडेंट, यहाँ पता चलेगा कि टीचर ने कितना क्वालिटी कंटेंट दिया है, क्या क्वेरी उसके स्टूडेंट के द्वारा पूछी गई है। तो ये आपकी क्वालिटी टीचिंग का एस्पेक्ट को कवर करता है। अगला देखते हैं, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन। क्या क्लास में बच्चे चुपचाप की साइलेंट रहे इससे एक टीचर की इफेक्टिवनेस को बताया जा सकता है? तो ये भी नहीं। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करते हैं क्वेश्चन 5 में, द प्रेजेंट एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसे क्या कहते हैं? प्रमोट रोल लर्निंग, डज नॉट प्रमोट गुड स्टडी हैबिट, डज नॉट इनकरेज स्टूडेंट टू बी अ रेगुलर इन क्लास, और ऑल ऑफ द अबव। तो प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम ये सारी बातें कवर करता है। केवल प्रमोट कर दिया जाता है स्टूडेंट को, उनकी हैबिट नहीं हो पाती, डज नॉट प्रमोट गुड स्टडी हैबिट, उन्हें अच्छी हैबिट्स भी नहीं आ रही, और वो अपने बेस पे अपने लर्निंग का जो भी रेगुलर यूज़ भी क्लासेस में भी नहीं आते। तो यहाँ जो ऑप्शन रहेगा वो डी करेक्ट होगा। हालांकि इसमें सुधार किए जाने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन अलग अलग कमेटियों के द्वारा, टाइम टू टाइम कमीशंस के द्वारा दी जाती रहती हैं। कब फॉलो होती हैं? जब स्टूडेंट और टीचर और जो यूजीसी या स्कूल की जो एनसीईआरटी का बोर्ड वगैरह है वो जब इन सब रिकमेंडेशन को मानेगा, अप्लाई करेगा, तब इन सब पे सुधार लाया जा सकता है। क्वेश्चन 6 को हम डिस्कस करते हैं। अ कॉलेज वांट टू गिव ट्रेनिंग इन यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ फॉर सोशल साइंस रिसर्च। अगर वो पहले से रिसर्च को यूज़ कर रही है अपनी किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए, तो इसे कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार, लेक्चर क्या कहेंगे? तो ये एक तरह का, एक कॉलेज वांट्स टू गिव ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग दे रही है। और ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं हम? स्किल। और स्किल कैसा होता है? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जब कोई ट्रेनिंग किसी बंदे को स्किल सिखाने के लिए की जाती है तो उसे हम वर्कशॉप कहते हैं, क्योंकि वर्कशॉप की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। और ट्रेनिंग में भी हम स्किल उसको वर्कर को खुद करके सिखाते हैं, या वो खुद अपने प्रैक्टिस करता है उस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। रिसर्च की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? रिसर्च सिस्टमैटिक प्रोसेस है, बिल्कुल सही। रिसर्च इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यस, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है तभी उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च इज़ नॉट पैसिव, बिल्कुल सही। रिसर्च पैसिव नहीं, एक्टिव होती है।
तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला जो बी स्टेटमेंट है, रिसर्च इज़ नॉट अ प्रोसेस, ये गलत है। रिसर्च एक प्रोसेस है, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप एक रिसर्च डिज़ाइन में आप पहले से डिफाइन कर लेते हो कि क्या क्या प्रोसेस आप फॉलो करने वाले हो, कौन से मैथड मैथोलॉजी आप यूज़ करेंगे, टूल्स टेक्निक क्या होगी डेटा कलेक्शन की, ये सब। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है चारों में से। डिस्कवरीज आर रिसर्चेज, रिसर्च लीड टू डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट होगा रिसर्च लीड टू डिस्कवरी। जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो उससे कुछ नया नॉलेज निकल के आता है, कुछ नई खोज होती है। तो ये स्टेटमेंट बी सही रहेगा। ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट इन चारों में से यही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जब आप अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन फॉर्म में लिख लोगे तो ये करेक्ट कैसे होगा, आपको उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। आपके ऑब्जेक्टिव कम से कम स्टेटमेंट फॉर्म में हो अगला बोल रहा है इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म। अगला है ऑब्जेक्टिव आर बी स्टेटेड इन चैप्टर 1 ऑफ द थीसिस और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आपको ऑप्शन सी सही होगा कि आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो मेंशन करने होते हैं चैप्टर 1 थीसिस के अंदर। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपको गिवन है वो आपकी थीसिस जो आपका हाइपोथेसिस है, उससे रिलेटेड है। हाइपोथेसिस आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। अगला बात करते हैं क्वेश्चन 10 की, विच लिस्ट आपको मेन जो मैचिंग करना है लिस्ट ए को बी के साथ। ए में गिवन है मैथड्स और बी में आपको कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। हिस्टोरिकल मैथड, सर्वे मैथड, फिलोसॉफिकल मैथड, एक्सपेरिएंशियल मैथड। पास्ट इवेंट के बेसिस पे अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपका हिस्टोरिकल या एक्सपोस्ट फैक्टो का इवेंट होता है। रीजन की बात करते हैं, प्रेजेंट इवेंट की बात, और एक होता है एक्सपेंशियल केसेस और फ्यूचर एक्शन। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो करेक्ट मैच है वो किसके साथ बनता है। ऑप्शन बी में आपको गिवन है 1, 2, 4 और 5, यानी कि हिस्टोरिकल मैथड आपका मैच करता है पास्ट इवेंट। सर्वे मैथड की बात करें तो विजन, क्योंकि सर्वे में हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके चलते हैं। अगली बात करते हैं हम फिलोसॉफिकल मैथड होता है वो आपका एक्सपेक्टेशनल मैथड होता है, और एक्सपेरिमेंटल मैथड होता है वो फ्यूचर एक्शन को लेकर चलता है। हम एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल वेरिएबल के साथ मेजर करते हैं। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं और उसका मेजरमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो डी का 5th के साथ मैच, सी का 4 के साथ, बी का 2nd के साथ और ए का 1 के साथ मैच हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।